नमस्कार दोस्तों। इजराइल के वॉर कैबिनेट में एक बहुत बड़ा रिफ्ट देखने को मिल रहा है और ये जो रिफ्ट है ये एक्चुअल में पब्लिक में अभी आया है, पर वॉर कैबिनेट जब बनी थी स्टार्टिंग में तभी से ये रिफ्ट दिखाई देना शुरू हो चुका था। एक दो ग्रुप्स हैं बेसिकली ये वॉर कैबिनेट के अंदर। एक ग्रुप जो है वो वहाँ के जो बहुत पॉपुलर लीडर हैं बेनी गांस बेसिकली इसके पहले 2021 में वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इजराइल के, उनकी भी काफ़ी पॉपुलैरिटी है और कोएलिशन गवर्नमेंट जो है इजराइल के अंदर में वो उसके पार्ट भी हैं, उनकी पार्टी उसकी पार्ट भी है। दूसरी तरफ ग्रुप आपको पता ही है बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर का ग्रुप है और इन दोनों ग्रुप्स में फर्क यह है कि ये दोनों ग्रुप्स के अपने जो आइडियाज हैं इस पूरे वॉर को परस्यू करने के वो अलग अलग हैं। और जो अभी रिफ्ट सामने आया है, जो पूरा पब्लिकली ये रिफ्ट सामने आ चुका है, एक दूसरे को ट्विटर पर क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे को एकदम खुले आम पब्लिक डोमेन में आकर के क्रिटिसाइज करना जो शुरू किया है ये अभी पिछले वीक से ही शुरू हुआ है। और अभी जो ये पूरा आपको एक दूसरे में जो खिंचाव दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में पोस्ट वॉर प्लान्स को लेकर के है। पोस्ट वॉर प्लान्स मतलब कि गाजा के अंदर में एक बार ये वॉर खत्म हो जाता है, एक बार मान लो अगर हमास खत्म भी हो जाता है तो उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू क्या करना चाहते हैं गाजा के अंदर में, किस तरीके से गाजा को कंट्रोल किया जाएगा या गाजा के अंदर में क्या होगा इस वॉर के बाद, तो उसके लिए क्या प्लान्स हैं, उस प्लान को लेकर के इन दोनों ग्रुप्स में आपस में लड़ाई हो रही है और ये शुरू से ही हो रही है। एक तरफ मैंने आपको जैसा बताया कि बेनी गांस हैं और बेनी गांस के साथ साथ वहाँ के मतलब कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है योआव गैलेंट भी एक बहुत पॉपुलर फिगर हैं इजराइल के अंदर में, वो हैं। और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और उनके कुछ मिनिस्टर्स दूसरी तरफ हैं। अब योआव गैलेंट का ये कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते हैं कि पोस्ट वॉर मतलब गाजा में एक बार ये वॉर खत्म होने के बाद गाजा स्ट्रिप को रूल करने के लिए हम वहाँ पर मिलिट्री लगा देंगे और सारा कुछ हम इजराइल से ही एडमिनिस्टर करेंगे। वहाँ की मिलिट्री जो हम लगाएंगे अपनी, वो आईडीएफ ही वहाँ पर सारा कुछ एडमिनिस्टर करेगी। योआव गैलेंट ने कहा कि मैं तो जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है तब से ही इस चीज़ के पूरे खिलाफ हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मिलिट्री के थ्रू इस पूरे गाजा स्ट्रिप को हैंडल करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ज़्यादा मिजरेबली ये गलत स्टेप होगा और ये मिजरेबली फेल हो जाएगा एक टाइम के बाद में। और बेंजामिन नेतन्याहू इस चीज़ की सेंसिटिविटी को समझ नहीं रहे हैं और ये बात उन्होंने अब ट्विटर पर आकर के खुले आम बेंजामिन नेतन्याहू को क्रिटिसाइज करते हुए लिख दी है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, दैट अनअकैडमी टीम ने वर्ल्ड अफेयर्स की जो हमारी जनता है उसके लिए 1 घंटे का जियोपॉलिटिक्स की लाइव मास्टर क्लास रखी हुई है। अब ये जो लाइव मास्टर क्लास है ये एक्चुअल में मैं ही लेने वाला हूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस मास्टर क्लास में आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो हम इस पर बात करेंगे कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, और अगर आप देखोगे कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स को, इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितना भी आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है या जो नई कोलिशंस फॉर्म हो रही हैं, जो नए एक्सिस फॉर्म हो रहे हैं, ये सब यहाँ से इसकी जड़ है। तो अगर आप ये कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स समझ जाओगे तो आपको अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, वो समझ में आ जाएगा। तो हम ये दोनों चीज़ें यानी कि कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दोनों इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि जियोपॉलिटिक्स से हम किस तरफ जियो इकोनॉमिक्स की तरफ कैसे मूव हुए, वो फिनोमिना समझना बहुत ज़रूरी है। और जियो इकोनॉमिक्स का आज की डेट में रेलेवेंस क्या है उसको भी हम काफ़ी डिटेल में इसी मास्टर क्लास में डिस्कस करने वाले। तो ये मास्टर क्लास फुल पैक्ड ऑफ नॉलेज होने वाली है। आप समझ लो कि हम 1940 से स्टार्ट करेंगे और इसको हम लेकर के जाएंगे 2024 तक में। तो ऑब्वियसली ये पूरा टाइम पीरियड कवर करने के लिए तो 1 घंटा काफ़ी नहीं है, कई सारी इसमें मास्टर क्लास लगेंगी। तो उसी कड़ी में पहली मास्टर क्लास है ये जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, जो कि वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर की जाएगी। और ये आपको इसके लिए रजिस्टर जो करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ये मास्टर क्लास कंडक्ट की जाएगी। टाइमिंग 21 मई 7 बजे शाम को होगी ये मास्टर क्लास, तो इसको आप जरूर से ज्वाइन करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। अब वीडियो पर वापस आते हैं। अब देखो, जो योआव गैलेंट है उन्होंने कहा कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है मैं कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ कह रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू से कि आपको एक सरकार बना देनी चाहिए गाजा स्ट्रिप में वंस द वॉर इज ओवर, और वो सरकार को आप रूल करने दीजिए। अगर आप खुद एंटर करेंगे इसमें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिजरेबली फेल होगी और ये बैकफायर करेगी इसराइल के ऊपर, जैसे कि पहले अभी बैकफायर किया था 7 अक्टूबर को। क्या हुआ था, हम हमास से लगातार टॉक्स में थे, हम हमास के साथ लगातार डीलिंग कर रहे थे और फिर अचानक से क्या हो गया, अचानक से हमारे ऊपर अटैक हो गया जिसका हमें आइडिया भी नहीं था। तो ये अटैक क्यों हुआ? बिकॉज हमने हमास को कहीं ना कहीं एकदम से इग्नोर कर दिया। हम हमास की जो कैपेबिलिटीज थी, जो उसकी अलायंसेस थी दूसरी कंट्रीज के साथ, उसको हम समझ नहीं पाए और इसीलिए इतना बड़ा अटैक हुआ जिसमें हमारे 1300 से 1400 इजरायली सिटीजन्स मारे गए। ये बात सिर्फ गैलेंट ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके साथ बेनी गांस भी इसी चीज़ पे पूरा अलाइंड है।
अब दूसरी तरफ अगर बेंजामिन नेतन्याहू की माने तो बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे प्लान के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। उनका ये कहना है कि हमास ने अटैक इसलिए किया क्योंकि हमास को हमने बहुत हल्के में लिया था, हम लगातार हमास से डायलॉग्स में थे, टॉक्स में थे, तो इवेंचुअली हमास को नहीं करना चाहिए था अटैक, बट फिर भी उसने किया बिकॉज वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का कोई भी, इनसे कोई डायलॉग, कोई टॉक्स नहीं करने चाहिए, इनको पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर देना चाहिए, इनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। इवन उन्होंने आगे जाकर के कहा कि आप गैलेंट को बोला उन्होंने, और ये सारी चीज़ें आप समझ लो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में हो रही हैं, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो कि मैं हमास्तान को एक्सचेंज कर लूँ और फतास्तान को सौंप दूँ। तो इसका मतलब उनका हमास्तान और फतास्तान से क्या मतलब था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली देखो, क्योंकि गाज़ा स्ट्रिप के अंदर में हमास पूरा रूल कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमास्तान को अब क्या फतास्तान से रिप्लेस कर दिया जाए। मतलब अगर हमास ख़त्म हो जाता है, पूरे उसके लीडर्स ख़त्म हो जाते हैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो ख़त्म हो जाता है, तो फतास्तान मतलब कि फतेह पार्टी को, ये वो वहाँ पर बोल रहे थे कि फतेह पार्टी को वो दे दिया जाएगा गाज़ा स्ट्रिप, तो वो भी तो वैसे ही ऑपरेट करेगी बिल्कुल हमास की तरह। अब फतेह पार्टी जो है, फतेह पार्टी का एक्चुअल में जो अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। फतेह पार्टी के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगे हैं, हालांकि कोई इल्ज़ाम सिद्ध नहीं हुए हैं या किसी भी ग्रुप को डायरेक्ट फतेह पार्टी से नहीं जोड़ा जा सकता, ये भी मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। लेकिन फतेह पार्टी के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे हैं। लेबनान के अंदर जितनी वायलेंस हुई, प्रोटेस्ट हुए एक टाइम पर, उसका इल्ज़ाम फतेह पार्टी के ऊपर आया। फिर फतेह पार्टी के ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि हिजबुल्लाह को खड़ा करने में फतेह पार्टी का बहुत बड़ा रोल था, और हिजबुल्लाह को जो आज भी फंडिंग्स होती है वो फतेह पार्टी के थ्रू ही फंड होता है, वो पूरा पैसा जो ईरान से आता है, तो एक्चुअल में ईरान से डायरेक्ट हिजबुल्लाह पे नहीं जाता है, फतेह पार्टी उसमें बहुत बड़ा बफर का काम करती है। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मिलिशियाज हैं जो कि अभी एक्टिव हैं लेबनान के अंदर में, हिजबुल्लाह के अलावा भी उन मिलिशियाज को भी फतेह पार्टी जो है सपोर्ट करती है। वो मिलिशियाज जो हैं वो एक तरीके से मिलिट्री ऑफशूट हैं फतेह पार्टी के। तो अगर आप फतेह पार्टी को ये दे देते हो इजराइल, मतलब गाजा स्ट्रिप को रूल करने के लिए, तो ये फतेह पार्टी भी हमास की तरह ही रूल करेगी और वहाँ पर भी वायलेंस होगा। और एक दिन क्या होगा, एक दिन फिर से इजराइल के ऊपर अटैक कर देंगे अचानक से, और फिर क्या होगा कि हमारे फिर से जो हमारे इजरायली सिटीजन्स हैं, जो हमारे इजरायली सिविलियंस हैं, उनकी जान खतरे में आ जाएगी। तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। हमास को पूरी तरीके से वहां से खत्म करना है, और पोस्ट वॉर प्लान ये है कि वहां पर आईडीएफ जो है उसको स्टेशन किया जाएगा, और पूरे उस गाजा स्ट्रिप में आईडीएफ ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी, पूरी तरीके से वो उनकी कंट्रोल में होगा वो पूरी जगह, और सेंट्रली जो है वो इजराइल से मैनेज होगा। ऐसा वो शुरू से बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान है। अब बेनी गांस जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के शुरू से खिलाफ हैं। बेनी गांस जो है ना, वो एक्चुअल में क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे बड़े अगर कोई विरोधी है इजराइल के अंदर में, उनकी गवर्नमेंट में होने के बावजूद, तो वो एक्चुअल में बेनी गांस हैं। बेनी गांस एक बेंजामिन नेतन्याहू से भी बड़े ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं, और इनफैक्ट 2021 में जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस सक्सेसफुली कंडक्ट किए थे, तो इसीलिए उनका काफ़ी नाम भी है। अब यहाँ पर ना यूएस की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। यूएस में आप देखोगे कि जो बाइडेन की जो इस पूरे मैटर को हैंडल करने की स्ट्रैटेजी है वो इधर उधर डामाडोल नजर आती है। कभी उन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली क्या किया था कि जो आर्म्स एंड एमुनिशंस इजराइल तक पहुंच रहे थे उसको रोक दिया। उसको क्यों रोक दिया कि भाई आप मुझे ये बताओ कि आप सिविलियंस को इवैक्यूएट कैसे कराओगे, आप कोई ऑफेंसिव मत लॉन्च करो, जब तक आप मुझे प्लान नहीं दोगे कि आप सिविलियंस को इवैक्यूएट कैसे कराएंगे, तब तक हम आप तक आर्म्स एंड एमुनिशंस नहीं पहुंचने देंगे। और तभी उसके 3 दिन बाद ही बिना किसी प्लान के उन्होंने उस फंड को रिलीज कर दिया, उन्होंने उस आर्म्स एंड एमुनिशंस के पैकेज को भी रिलीज कर दिया। हालांकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ अमेरिका के सेनेट में इस चीज़ को लेकर के, लेकिन उन्होंने रिलीज कर दिया। तो यहाँ पर ना जो बाइडेन की कोई क्लियर स्ट्रैटेजी ही नहीं दिखती इजराइल को लेकर के, ना ही बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के उनकी कोई क्लियर स्ट्रैटेजी है। क्यों नहीं है उनकी क्लियर स्ट्रैटेजी, उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि वॉर कैबिनेट्स में या आप कह लो पूरी इजराइल की पॉलिटिक्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है इजराइल की। इजराइल में कभी भी कोई एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती। आप समझ लो 17 से 18 पार्टियां जो हैं वहाँ पर कोलिशन में गवर्नमेंट बनाती हैं। अभी फिलहाल 9 पार्टी हैं जो कि कोलिशन गवर्नमेंट में एक साथ काम कर रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि इजराइल की पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब इसी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स की वजह से क्या हुआ है कि जो 2 ग्रुप्स बने हैं, जो एक बेनी गांस का ग्रुप है, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू का ग्रुप है, तो कभी जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टिल्ट हो जाते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स उनकी तरफ जा रही होती है, कभी वो बेनी गांस की तरफ टिल्ट हो जाते हैं और इसीलिए पैकेज को रोक देते हैं। तो ऐसा कुछ जो बाइडेन का क्लियर है ही नहीं। मतलब उनका यह है कि जो भी गवर्नमेंट आती है इजराइल के अंदर में हम उसको सपोर्ट करेंगे, और यूएस का शुरू से भी यही खेल रहा है। और रिसेंटली क्या हुआ था कि बेनी गांस जो हैं वो जा करके कमला हैरिस से मिले थे, और ये जो मुलाकात हुई थी जब पब्लिक डोमेन में आई तो बेंजामिन नेतन्याहू ने पब्लिकली इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, बेनी गांस को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। अब अगर इस पूरे दोनों ग्रुप्स की माने तो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ
पूरा बराबरी में खड़े होकर उनके 2 मेंबर्स हैं। एक का नाम है बेन गवीर जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं और दूसरे का नाम है स्मोट्रिच जो कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इन दोनों ने बेंजामिन नेतन्याहू का यहाँ पर साथ दिया। इन्होंने ट्वीट किया बाकायदे और कहा कि वो डिफेंस मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं जिन्होंने खुद 7 अक्टूबर का अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, 1200 से 1300 सिविलियंस मारे गए उसमें, और वो डिफेंस मिनिस्टर को उसकी भनक भी नहीं थी। 7 अक्टूबर को अटैक जब कंप्लीट हो गए तब उनको पता चला कि इजराइल के ऊपर एक इतना बड़ा अटैक हुआ है। तो ऐसे डिफेंस मिनिस्टर को तो एट द फर्स्ट प्लेस अपने पोजीशन से रिजाइन कर देना चाहिए, और वो रिजाइन ना करने के बाद वो वॉर कैबिनेट में बैठ करके यहाँ पर रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं, वॉर कैबिनेट के अंदर में अननेसेसरी रिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी फोर्सेस हैं उनका मनोबल टूट रहा है, उनका मोटिवेशन टूट रहा है। तो ऐसे डिफेंस मिनिस्टर को सबसे पहले एक्सपेल कर देना चाहिए गवर्नमेंट से, या तो उनको खुद ही रेजिग्नेशन देना चाहिए अगर वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट को बचाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने इसमें ट्विटर पे ये भी लिखा कि वो एक मिजरेबली फेल्ड डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, और इजराइल की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा फेल्ड डिफेंस मिनिस्टर अगर कोई है तो वो एक्चुअल में वही हैं, गैलेंट हैं। और ये जैसे ही उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई, लोगों को समझ में आ चुका है कि अब इजराइल की वॉर कैबिनेट में 2 हिस्से पूरी तरीके से हो चुके हैं। और एक बार ये वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद इलेक्शंस होंगे इजराइल में। अब लेट्स सी बेंजामिन नेतन्याहू उस इलेक्शन में कैसा परफॉर्म कर पाते हैं, बिकॉज उनकी अनपॉपुलैरिटी जो है वो दिन पर दिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। नाउ उन लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू हट जाएंगे तो फिर हमास को सपोर्ट मिल जाएगा, या हमास बच जाएगा, या फतह पार्टी बच जाएगी, या ये सब कुछ हो जाएगा और बहुत सॉफ्ट तरीके से इस पूरे मैटर को हैंडल किया जाने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल की हिस्ट्री रही है और इजराइल का फ्यूचर भी यही रहेगा कि वहाँ पे कोई भी लीडर आएगा वो फार राइट लीडर ही होगा। कि आपको क्या लग रहा है कि ये बेनी गांस जो हैं क्या ये लेफ्ट के लीडर हैं या न्यूट्रल लीडर हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी बहुत बड़े फार राइट लीडर हैं, और ये तो बेंजामिन नेतन्याहू से भी 2 कदम आगे हैं नेशनलिज्म में। तो आप समझ लो कि बेंजामिन नेतन्याहू अगर चले भी जाते हैं तो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फर्क सिर्फ इजराइल की पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ेगा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के ऊपर उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमास को आज ट्रीट किया जा रहा है, जैसे वहाँ इस पूरी सिचुएशन को हार्डलाइन तरीके से आज ट्रीट किया जा रहा है, वैसे ही बेनी गांस भी अगर वहाँ के पीएम बन जाते हैं तब भी इसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें उन लोगों को या जो टेररिस्ट ऑफशूट्स हैं उनको खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेररिस्ट ऑफशूट्स को ऐसे ही ट्रीट करते रहेंगे बेनी गांस भी, बल्कि वो तो इनसे भी ज़्यादा हार्डलाइन लीडर हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, और आई होप आपको एक बार और रिमाइंड कराने के लिए मैं बता देता हूँ कि जो हमारी लाइव मास्टर क्लास होगी ये काफ़ी इंटरैक्टिव क्लास होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है। ज़रूर से आप इस पर रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ पर हम कोल्ड वॉर, जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, और ऐसी कई सारी मास्टर क्लासेस करेंगे। अगर ये आप लगातार सारी मास्टर क्लासेस अटेंड करते हो तो आपको अभी प्रेजेंट डे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कौन सी अलायंसेस बन रही हैं, आगे चल करके क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। 21 मई को है ये सेशन, 7 बजे शाम को। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको ये सेशन अटेंड करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।